हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपवर्तन के बारे में चर्चा की थी और अपवर्तन के कुछ नियमों के बारे में हमने देखा था। अपवर्तन पर आधारित कुछ परिभाषाएं, कुछ चीज़ों के बारे में हमने देख के और आगे हमने अपवर्तन के नियम देखे थे। ठीक है, अपवर्तन के जो नियम है यहाँ से मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। इस अपवर्तन के द्वितीय नियम यानी कि स्नेल के नियम पर आधारित एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था एक बच्चे के द्वारा, तो वो प्रश्न भी आपको बताता हूँ, है ना। हमें दोबारा से चर्चा करनी है अपवर्तन के नियमों की। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं अपवर्तन के नियम की। देखो, दो नियम थे अपवर्तन के। इसमें से पहला जो नियम था वो तो अपवर्तन व परावर्तन के लिए लगभग समान था। तो ये आ गया हमारे पास में अपवर्तन के नियम। देखिए हम लोग इसमें, तो देखो हमारे पास में दो नियम होते हैं। उन दोनों नियमों को देखने से पहले देखो, जैसे ये हमारे पास में हो गया कोई अपवर्तक पृष्ठ। ये क्या है हमारे पास में, अपवर्तक पृष्ठ बोल दो इसको। ठीक है, यहाँ कोई एक माध्यम है और यहाँ पे हमारे पास में हो गया दूसरा माध्यम। ठीक है, इसके अलावा आपने अब यहाँ पे क्या बोला था, ये कोई प्रकाश की किरण है जो इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और इस अपवर्तक पृष्ठ के कारण से ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी, मतलब इसी रेखा पे नहीं जाएगी। ये इसका मूल पथ था, इससे विचलित हो गई और ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से चली गई ना। ये हमारे पास में आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण हो गया, और ये यहाँ पे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण हो गया। ये यहाँ पे हमारे पास में कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। उसके बाद में ये हमारे पास में क्या हो गया, अभिलंब, और ये हमारे पास में अपवर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें, देखो पहला जो नियम है वो हमारे पास में क्या बोलता है हमें, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों के तीनों इस अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है ना, सेम बिंदु पर मिलते हैं ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये समान कला में होते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं या फिर ये तीनों समान कला में होते हैं। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, या फिर ये तीनों एक ही कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम महत्वपूर्ण है, वो आपको देखना है, जो जिसपे प्रश्न पूछा भी गया था, स्नेल का नियम हम कहते हैं इसके दूसरे नियम को। तो देखो स्नेल का नियम हमें क्या बोलता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अपवर्तन का द्वितीय नियम है स्नेल का नियम, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो अभी देखा था इसको आप पहला नियम ना बोल के इसको आप दूसरा नियम बोल दो, चाहे कोई बात नहीं है ना। तो अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम। इसमें देखो ये जो स्नेल का नियम है, ये हमें क्या बोलता है कि आपतन कोण जो है I और अपवर्तन कोण R की ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, इनका जो अनुपात है वो नियतांक होता है। ठीक है, और यही स्नेल का नियम। ठीक है, और ये जो नियतांक है साइन I अपॉन में साइन R बराबर, इस नियतांक को हम बोलते हैं n21 लिख दिया हमने। ठीक है ना, और इस n21 का सूत्र होता है n2 अपॉन में n1। ठीक है, n का मतलब क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक। n का क्या मतलब है यहाँ पे, अपवर्तनांक। ठीक है ना, साइन I अपॉन साइन R का बराबर हमारे पास में हमने क्या बोला था, साइन I अपॉन साइन R बराबर होता है नियतांक, नियत होता है इसका अनुपात। ठीक है, आपतन कोण व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, और ये जो नियत राशि है इसे n से दर्शाते हैं, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे अपवर्तनांक आपने क्या लिया है, n21 लिया है, जिसका सूत्र क्या होता है, n2 अपॉन में n1। इसका अर्थ क्या हो गया हमारे पास में, अंश का हर के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। किसका, अंश का हर के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, या फिर ऊपर वाले का नीचे वाले के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अंश का हर के सापेक्ष होगा या फिर ऊपर वाले का नीचे वाले के सापेक्ष होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आगे देखें हम लोग इसमें अगर क्या होगा, किस प्रकार से होगा।
तो ये हो गया हमारे पास में साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो गया n21, जिसका मान होता है हमारे पास में n2 अपॉन में n1। ठीक है, तो हमने इसमें क्या बोल दिया, अंश का हर के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो यहां से हम देख सकते हैं जहां n21 जिसका सूत्र था हमारे पास में n2 अपॉन में n1। ठीक है, तो किसका होगा, अंश का होगा, यानी इसका हर के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। n2 किसका अपवर्तनांक है, ये दूसरे माध्यम का, किसके सापेक्ष, n1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है ना, माध्यम आप ये बोल सकते हो कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां से अगर अपन देखें क्या होगा हमारे पास में, अब इसको आगे देखो आप, यहाँ पे आपने ये बोल दिया कि जैसे पहला माध्यम जो है वो तो जल है, ठीक है, और दूसरा माध्यम जैसे हमारे पास में हो गया कांच। जल को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, तो वाटर का हम W ले लेंगे, और कांच को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास, तो ग्लास का हमने ले लिया G। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर n21, 2 यानी दूसरा माध्यम यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे दूसरा माध्यम क्या आएगा, G। यहाँ पे 1 यानी कि पहला माध्यम क्या है, W बराबर n2 अपॉन n1 होता है, तो n2 2 का मतलब G अपॉन में n1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास में W। ठीक है, समझे आप मेरी बात को, ये हो गया हमारे पास में, इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम, ये अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है। ठीक है, ये था। अब इसके अलावा अगर अपन देखें कि क्या होगा और किस प्रकार से होगा, देखो आगे हम चर्चा करें इसमें। जैसे आपने मान लीजिए ये जो फैक्टर्स अभी देखे हैं, ये जो रूप आपने देखा है, इस रूप को आपने उल्टा कर दिया। ठीक है, स्नेल का नियम इतना ही है, जो आपने अभी पढ़ा है स्नेल का नियम इतना ही है। ठीक है, अब स्नेल का नियम खत्म हो जाता है। अब स्नेल के नियम के अलावा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो देखना आपने पीछे चर्चा करके बोला था कि साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर हमारे पास में होता है n21, जिसके लिए सूत्र हो गया n2 अपॉन में n1। ठीक है, और साइन आर अपॉन में साइन आई बराबर हो जाएगा n12, या फिर हो गया n1 अपॉन में n2। ठीक है, तो यहाँ से n21 को आप n12 से इंटू कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास में इन दोनों का आप गुणा कीजिए, तो इसका मान या तो आप ये ले सकते हो या तो आप ये ले सकते हो। ऐसे ही इसका मान या तो ये ले लेना या फिर ये ले लेना, है ना। जैसे मान लो ये दोनों आपने मान लिए, तो इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो साइन आई से साइन आई कैंसिल होगा, और साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, और बराबर में मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो n21 बराबर आ जाएगा 1/n12। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं न्यूटन का उत्क्रमणीयता सिद्धांत। न्यूटन का उत्क्रमणीयता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा स्नेल का नियम। अब प्रश्न ये पूछा गया था कि इन पे आधारित आपको एक प्रश्न बताना था। ठीक है ना, ये जो स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, इस पे आधारित आपको कोई प्रश्न बताना था कि इस पे प्रश्न किस हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो या तो स्नेल के नियम पे आधारित जो प्रश्न है वो सीधा आपसे पूछा जाएगा, या तो स्नेल के नियम पे आधारित जो प्रश्न है वो आपसे एज इट इज पूछा जाएगा। स्नेल का नियम क्या है, परिभाषित कीजिए, समझाइए। अब इसमें भी आपको देखना है, अंक बार देखना है। जैसे आपको स्नेल का नियम पूछ लिया, और स्नेल का जो नियम है वो आपसे 1 नंबर का पूछा गया है कि 1 नंबर का सवाल है, स्नेल का नियम क्या होता है, कैसे होता है, आप बताइए। तो आपको केवल परिभाषा लिखनी है उसकी। ठीक है, और ये सूत्र लिख के, यहाँ तक का ये सूत्र लिख के छोड़ देना है। अगर आपसे 2 नंबर के प्रश्न में बोला जाए कि स्नेल का नियम क्या है, समझाइए, तब आपको ये इतना पूरा बताना पड़ेगा यहाँ तक का। ठीक है ना, आगे वाली बातें तो नहीं बतानी है, ये आपकी किताब में है भी नहीं, ये तो केवल एक समझने के हिसाब से आपको ये बता दी है। अब देखो इस पे प्रश्न या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि स्नेल का नियम क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, समझाइए, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, या फिर एक चीज देखना
आपने जो दो नियम पढ़े थे, दो रूप पढ़े थे, आपने एक पीछे बात बोली थी स्नेल के नियम पे आधारित एक बात बताने के लिए मैं कुछ पीछे की एक बात और बता रहा हूँ, छोटा सा एक पॉइंट और बता रहा हूँ। आपने बोला था कि जो अपवर्तन कोण होता है आर, वो समानुपाती होता है प्रकाश की चाल के। अगर प्रकाश की चाल बढ़ती है तो सीधी सी बात है अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, यदि प्रकाश की चाल घटती है तो अपवर्तन कोण का मान घटता है, ठीक है ना। और अगर आप ये बोल रहे हैं आर के समानुपाती है, आर जो है वो वी के समानुपाती होता है, चाल के समानुपाती होता है। जैसे ये हमारे पास में हो गया अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ पे है हमारे पास में माध्यम विरल, तो ये हमारे पास में माध्यम हो गया सघन, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है जो कि इस विरल से सघन माध्यम में जा रही थी, ये हो गया अविलंब। अब विरल से सघन में जाएगी तो चाल घटेगी, चाल घटेगी इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान घटेगा, इसकी तुलना में अपवर्तन कोण घटेगा तो ये किरण इधर आ जाएगी, है ना। इस हिसाब से ये अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, समझे आप मेरी बात को। ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखिए, आपको पीछे बताई जा चुकी है सारी बातें। दूसरी स्थिति देखिए, आपने यहाँ पे ऊपर तो पहला माध्यम जो है वो कौन सा ले लिया, सघन, और दूसरा माध्यम आपने क्या ले लिया, विरल। और आपने ये बोला है कि ये कोई प्रकाश की किरण है जो इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। और ये विलंब हो गया। अब देखो सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, और अपवर्तन कोण का मान बढ़ने का मतलब है कि ये प्रकाश की जो किरण है भाई इसकी तुलना में अपवर्तन कोण बढ़ना था तो ये किरण दूर चली जाएगी इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ये अपवर्तन कोण का मान जो पहली तुलना में बढ़ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश की जो किरण है वह विलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए अब यहाँ पे स्नेल का नियम काम में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, या फिर जरूरी नहीं है विरल से सघन में जाती हो तो भी एक ही बात है, ठीक है। मतलब कोई प्रकाश की किरण है चाहे वो सघन से विरल में जाती हो और या फिर वो विरल से सघन में जाती हो, दोनों ही स्थितियों में देखो आपने बोल दिया कि ये प्रकाश की किरण है जो कि लंबवत आपतित हो रही है। इस प्रकाश की किरण जो है इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, तो लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। अब इसका कारण भी हम देखेंगे कि बिना किसी विचलन के सीधी कैसे गुजर जाती है और क्यों गुजर जाती है। यहाँ ये अनिवार्यता नहीं है, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये अनिवार्यता नहीं है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जाएगी या फिर विरल से सघन में जाएगी, मतलब ये अनिवार्यता नहीं है, किसी में भी जा सकती है, सघन से विरल में भी जा सकती है और विरल से सघन में भी जा सकती है, ठीक है। तो आपने ये बोला है कि किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। अगर ऐसा है तो इसके बारे में हम देखें। यहाँ पे देखो आप, ये आपतित किरण है और यही हमारे पास में क्या हो गया, अविलंब हो गया। और आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, आई होता है। कोण आई का मान कितना है हमारे पास में, 0। तो अपवर्तन कोण का मान हमें ज्ञात करना है। चलो हम करते हैं। देखो हमारे पास में नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर हमारे पास में क्या होता है, n/2/1, यही होता है क्या। तो यहाँ से साइन आर बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो साइन आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन और आई का मान 0 डिग्री हो गया और अपॉन में आ गया n/2/1। तो यहाँ से साइन आर बराबर आ जाएगा साइन 0 का मान 0 अपॉन में n/2/1। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, साइन आर बराबर आ गया 0, और साइन के लिए 0 जो मान होता है कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो साइन 0, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास में, 0 डिग्री आ गया। क्या मतलब ये है कि आपतन कोण अगर 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान भी कितना होगा हमारे पास में, 0 होगा क्या। आपने बोला है कि आई का मान 0 था, तो आई का मान 0, तो स्पष्ट आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि आर यानी अपवर्तन कोण का मान भी 0 होगा। और अपवर्तन कोण का मान 0 होने का मतलब ये हो गया, अपवर्तन कोण का मान 0 होने का मतलब ये हो गया कि ये अविलंब और यही अपवर्तित किरण दोनों के बीच का कोण 0 है, इसीलिए इसी दिशा में चली जाती है, ठीक है। वैसे इसके पूछे जाने की जो संभावना है कम है। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि कोई पृष्ठ पे कोई प्रकाश की किरण है जो किसी अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, तो इसका अपवर्तन किस प्रकार से होगा, अपवर्तन के पश्चात ही किस प्रकार से गमन करेगी, ठीक है। तो आपको ये बता देना है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में अपवर्तन का द्वितीय नियम और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों का उल्लेख, ठीक है, जो आप पूछना चाह रहे थे।
अब आगे के हम कुछ टॉपिक्स के बारे में और देखते हैं, देखो क्या होगा और किस प्रकार से होगा, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग और आगे की कुछ चीज़ों में चर्चा करेंगे। देखो जैसे हम लोग यहाँ से देखें, अब उसके बाद में हम देखते हैं दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण, दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप देखना चाह रहे हो दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण, इसके अलावा इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, कौन सा, आयताकार कांच की पट्टिका से अपवर्तन। आयताकार कांच की पट्टिका से अपवर्तन। आयताकार कांच की पट्टिका से अपवर्तन, ये हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये हमारे पास में, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, जो प्रैक्टिकल आपके बोर्ड क्लास के प्रैक्टिकल होंगे ना 12वीं की, उसके अंदर भी है ये। ठीक है, उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उस प्रैक्टिकल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें हम लोग सत्यापित करके बताएंगे। ठीक है, हम सत्यापित करके देखेंगे भी वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। अभी हम देखते हैं इसका सामान्य अनुभव जो है वो क्या बोलता है हमें, ये आप ध्यान रखना ताकि प्रैक्टिकल्स में आपको ये काम में आए। जैसे ये हमारे पास में कोई आयताकार कांच की पट्टी होगी। ठीक है, ग्लास स्लैब जिसको आप बोलते हो, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। ठीक है, आयताकार कांच की पट्टी का, इससे अपवर्तन का अध्ययन आपको करना है। देखते हैं इससे अपवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये कांच की पट्टी का आपने किसी पृष्ठ पे रख रखी है, मतलब वायु में, हवा में तो रखी जाएगी नहीं। फिर जैसे आपने यहाँ पे कांच की पट्टी रख दी तो सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ इसके कौन सा माध्यम है, हवा, नीचे हवा है, बीच में ही तो ये कांच है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में माध्यम कौन सा आ गया, वायु। यहाँ पे हमारे पास में माध्यम क्या हो गया, कांच। और यहाँ पे हमारे पास में माध्यम क्या हो गया, वायु। ठीक है, और ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। ठीक है, ये इसका मूल पथ था, इसको मूल रूप से इसी पथ के अनुदिश जाना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में आ गया ये अभिलंब। ठीक है ना, तो आप देखिए वायु से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, वायु से कांच में जा रही है, मतलब विरल से सघन में जा रही है, और विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की चाल कम होगी। चाल कम होने का मतलब अपवर्तन कोण का मान घटेगा और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक गई क्या अभिलंब की ओर। ठीक है, अब यहाँ इसका फिर से अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अब ये कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, कांच से वायु में, यानी कि सघन से विरल में जा रही है। और सघन से विरल में जाने का मतलब क्या है, इसकी चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और ये इस प्रकार से बाहर निकल गई। ठीक है, जैसे ये प्रकाश की किरण हमारे पास में हो गई, ये क्या ले लिया आपने, पी क्यू, ये आर हो गया और ये हो गया एस, ये हो गया हमारे पास में एस डैश। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं, देखिए इसमें, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें जो पता चल रही है उनके बारे में हम पहले देखें। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पी क्यू है, ये पी से क्यू, ये क्या है हमारे पास में, आपतित किरण। ठीक है, इसके अलावा ये क्यू आर जो ये क्या है हमारे पास में, क्यू आर हमारे पास में क्या हो गई, अपवर्तित किरण।
और ये जो आर एस है ये नया नाम है इसलिए, तो आर एस देखो ये हो गई निर्गत किरण, बाहर निकलने वाली जो दूसरी बार अपवर्तन होकर जब किरण बाहर निकलती है। भाई दो बार अपवर्तन हो गया, एक बार तो यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, एक बार तो इस क्यू पे और एक बार इस आर पे। तो यहाँ पे दूसरी बार अपवर्तन के बाद में जो किरण बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है, तो आर एस हमारे पास में हो गई निर्गत किरण। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हो गया हमारे पास में, आपतन कोण हो गया आई। ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है अपवर्तन कोण आर। अब देखो एक बात, आप ये जेड बन रहा है शायद, देखो ये इस चित्र के अनुसार ये जेड बन रहा है ना हमारे पास में, और जेड की आकृति के जो कोण है वो बराबर होते हैं। तो ये कोण अगर आर है तो सीधी सी बात है ये वाला कोण भी कितना हो गया हमारे पास में, आर हो गया, है ना। आर का मतलब हो गया अपवर्तन कोण, और ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो निर्गत कोण हो गया। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आई का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, आपतन। आई का मतलब क्या है हमारे पास में, आपतन कोण। ठीक है, आर का मतलब क्या है हमारे पास में, स्मॉल आर का मतलब है अपवर्तन कोण। ठीक है, और स्मॉल ई का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, निर्गत कोण। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और ये पी एस डैश ये क्या है, आपतित किरण का मूल पथ, पी एस डैश ये आपतित किरण का, आपतित किरण का मूल पथ। ठीक है, तो अब यहां से आप देखिए एक बात आपको इस चित्र से पता चल रही है। अच्छा, इसको आपने जैसे नाम दे दिया एल और ये हो गया एम, फिर ये आपने ले लिया एल डैश और ये आपने ले लिया एम डैश। ठीक है, तो एल एम बोल दो या फिर एल डैश एम डैश बोल दो, ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में, अभिलंब हो गई। ठीक है, और यहाँ से अगर अपन देखें तो एक बात देखो आप, ये आर एस क्या थी हमारे पास में, निर्गत किरण, और ये पी एस डैश हमारे पास में क्या है, आपतित किरण का मूल पथ। ठीक है ना, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आर एस यानी निर्गत किरण है वो सदैव किसके समांतर होती है, वो पी एस डैश के समांतर होती है। ध्यान रखना आप, यही हमें एक्सपेरिमेंट में सिद्ध करना होता है, जो प्रैक्टिकल्स आएंगे उसके अंदर आपको यही सिद्ध करना होगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण जो ये परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है ना, ये हमें सत्यापित करना होगा। और सीधी सी बात है, अगर ये दोनों किरणें समांतर हैं, ठीक है, तो ये कोण ई और ये कोण आई, बाह्य संगत कोण ये भी बराबर होंगे। 10वीं क्लास की गणित है, 9वीं क्लास की गणित है, सॉरी 9th क्लास की गणित है ये तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि कोण आई का मान किसके बराबर होगा, कोण ई के। ठीक है, कोण आई किसके बराबर हो जाएगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। ठीक है, ये था हमारे पास में इसका मान। अब यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, चूंकि ये दोनों समांतर हैं तो इनके बीच की जो ये दूरी है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन देखते हैं क्या होगा और किस प्रकार से होगा, इसके विवरण के बारे में अगर अपन देखें, हमने बोला है कि इस प्रकार से अपवर्तन हुआ था और इस आपतित किरण और निर्गत किरण का जो मूल पथ है, सॉरी निर्गत किरण और आपतित किरण का जो मूल पथ है, इनके मध्य की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। और ये जो पार्श्विक विस्थापन है इसे हम लोग स्मॉल डी से दर्शाते हैं। ठीक है ना, ये जो पार्श्विक विस्थापन है इसे हम लोग स्मॉल डी से दर्शाते हैं। अब इसके बारे में कुछ विवरण हमें आगे और देखना है, फिर हम आगे के दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि वही वो क्या हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो कांच आपने ले रखा है इसका अपवर्तनांक आपने क्या ले लिया, जैसे n ले लिया, क्या ले लिया, n ले लिया। ठीक है ना, इस कांच का अपवर्तनांक जैसे हमने ले लिया n, है ना। तो अब यहाँ से अगर अपन देखें तो पार्श्विक विस्थापन का आपने d से दर्शा दिया। इसकी ये जो मोटाई है इस कांच की पट्टिका की, ये हमने क्या ले ली, TA। ठीक है, क्या हो गई, T हो गई। तो यहाँ से इसका जो मान है, इसका जो व्यंजक है वो फिक्स है, ये आपकी किताब में दे नहीं रखा है, आपको ध्यान भी नहीं रखना है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, मुझे ध्यान है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अन्यथा ये भी आवश्यक नहीं है। और इसका व्यंजक क्या होता है, स्मॉल डी यानी पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक होता है आई टी इंटू 1 - 1/n। ठीक है,
एन का मतलब है इस कांच की पट्टिका के पदार्थ का अपवर्तनांक। एन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कांच की पट्टिका के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। ये आ गया हमारे पास में आयताकार कांच की पट्टिका से अपवर्तन, ये होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये पूछा जाता है, इस पे पूछे जाने वाला जो प्रश्न है, या तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि आयताकार कांच की पट्टिका से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इसको आप परिभाषित कीजिए, समझाइए, है ना। और उसके बाद में आपको पूछ लिया जाएगा पार्श्विक विस्थापन क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा क्या हो सकती है कि आयताकार किसी आयताकार कांच की पट्टिका से निर्गत किरण व आपतित किरण के मूल पथ के मध्य की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। इसे हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल डी से दर्शाते हैं। और यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि इस आयताकार कांच की पट्टिका से निर्गत किरण व आपतित किरण जो है ये परस्पर समांतर होती हैं। ये किरण और ये किरण ये परस्पर समांतर होती हैं, और आपतन कोण और निर्गत कोण का मान भी समान होता है। अगर प्रकाश की किरण आपने कांच की पट्टिका पर 30 डिग्री पर आपतित की है, यदि आपने प्रकाश की जो किरण है किसी आपतन कोण इस कांच की पट्टिका पर 30 डिग्री पर आपतित की है, तो स्पष्ट बात यह है कि निर्गत कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब 30 डिग्री पर आपतित प्रकाश की किरण 30 डिग्री पे ही निर्गत होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। 30 डिग्री पे आपतित जो किरण है वो 30 डिग्री पे ही निर्गत हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात को। ये है हमारे पास में व्यवस्थाएं। ठीक है ना। यही हमें सत्यापित करना होता है वास्तव में। प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, हम यही सिद्ध करेंगे कि आपतित आपने किया था 30 डिग्री पे और ये निर्गत भी हो गई 30 डिग्री पे। यही हम सिद्ध करेंगे इसमें केवल वास्तव में। ठीक है ना। प्रैक्टिकल में हम चित्र बना के और ग्राफ बना के हम लोग ये सत्यापित करेंगे कि वास्तव में आई और ई जो ये कोण है ये बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं हमें। ठीक है। अब दूसरा हम देखें, इसमें कांच की पट्टिका से अपवर्तन आपने देख लिया है। ये दैनिक जीवन में आधारित अपवर्तन है। ठीक है ना। दैनिक जीवन पर आधारित अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है। अगर हम लोग अब देखें दूसरा, तो यहां से अगर अपन देखते हैं, दूसरा है हमारे पास में आभासी व वास्तविक गहराई। ठीक है। आभासी व वास्तविक गहराई मतलब पानी से भरा हुआ या किसी लिक्विड से भरा हुआ, पानी से भरे हुए किसी बर्तन या पात्र का जो पैंदा होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। पानी से भरे हुए किसी पात्र का जो पैंदा होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। द वेसल, द बॉटम ऑफ अ वेसल फिल्ड बाय वाटर सीम्स टू बी रेज्ड। ठीक है। ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ये। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो डायग्राम के आधार पर हम देखें कि वास्तव में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तो क्यों देता है, और अगर नहीं देता तो क्यों नहीं देता। देखो इसके बारे में हम चर्चा करें। देखो जैसे ये, जैसे हमारे पास में कोई एक पात्र है और इस पात्र में आपने क्या डाल रखा है, ठीक है, पानी ले रखा है, और ये है जैसे हमारे पास में कोई पात्र, इसमें आपने पानी भर रखा है और इसका जो पैंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हम देखेंगे वास्तव में दिखाई देता है या नहीं देता। इस पात्र की जो वास्तविक गहराई है वो ये पूरी हो गई, और इस वास्तविक गहराई को हमने कैपिटल H से दर्शा दिया। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में कोई प्रकाश का कोई ये बिंदु है जो आपको पैंदा देखना है, जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है या नहीं देता। ठीक है ना।
देखो दो तरीके से होता है, या तो आपकी आंखें यहाँ पर होगी लंबवत एकदम, ठीक है, और या तो आप इसको लंबवत देख रहे हो तब, और या फिर दूसरी स्थिति होगी जब आप इसको किसी दूसरे एंगल पे 90 डिग्री के अलावा किसी दूसरे एंगल पे देखते हैं। जैसे ये हमारे पास में हो गया अभिलंब, है ना। अब ये देखो, जैसे आपका ये जो पेंदा है, इस बर्तन का जो ये पेंदा है, इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण, ये हमने मान लिया बिंदु O है, और इस बिंदु O से चलने वाली ये जो प्रकाश की किरण है ये यहाँ पे आपतित होती है। अब यहाँ हमने फिर से ले लिया अविलंब। अगर ये अविलंब है तो ये देखो जल से वायु में जा रहा है, ये यहाँ पे माध्यम क्या है, जल, ठीक है, यहाँ पे माध्यम है हमारे पास में जल, और ऊपर की तरफ माध्यम क्या है हमारे पास में, वायु, ठीक है। यानी कि जल से वायु में जाएगा, यानी सघन से विरल में जाएगा। सघन से विरल में जाने का मतलब क्या है कि इसकी चाल बढ़ेगी, और चाल बढ़ने का मतलब हो गया कि ये अविलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रकाश की किरण है ये इस प्रकार से आती हुई हमें प्रतीत हो जाएगी। समझ गए आप मेरी बात को। इस बिंदु O डैश से देखते हैं आती हुई प्रतीत होती है कि नहीं होती। इसके अलावा ये कोई प्रकाश की किरण है जो यहाँ से चल रही है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने एक अविलंब ले लिया, और ये जो प्रकाश की किरण है इसका भी इसी प्रकार से अपवर्तन हो गया। तो ये इस प्रकार से इस बिंदु O डैश से ही आती हुई प्रतीत होती है। मतलब वास्तव में इसका जो आधार है वो कहाँ पे है, O पे है, लेकिन अपवर्तन के कारण से ये जो किरणें हैं ये इसका जो आधार है कहाँ दिखाई देता है, O डैश पर दिखाई देता है। तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये क्या होगी, इसकी आभासी गहराई होगी, ठीक है ना। और ये जो आभासी गहराई है इसे हमने स्मॉल h से दर्शा दिया, छोटी है तो स्मॉल h से दर्शा दिया इसको आपने, ठीक है। आभासी गहराई है, इसको हमने स्मॉल h से दर्शा दिया। अब आगे अगर अपन देखें इसमें, अगर आंख तिरछी लेके देखते हो आप अगर यहाँ पे, तो जैसे ये हमारे पास में हो गया अविलंब, ठीक है, या फिर अविलंब जो ये बिंदु हो गया O, ठीक है। ये बिंदु O है जिसको आप देखना चाह रहे थे, और इससे प्रकाश की जो किरण है ये लंबवत चल रही है, और लंबवत चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और दूसरा यहाँ से अगर अपन देखें, ये कोई दूसरी प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस पर आपतित हो रही थी, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अविलंब ले लिया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा ना। तो यहाँ से इसका हो गया अपवर्तन, और इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो जाता है। और ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, हमें इस बिंदु O डैश से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। मतलब ये कहा जा सकता है कि वास्तव में इसकी गहराई कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन अपवर्तन के कारण से इसकी गहराई हमें कुछ कम प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल H जो है वो क्या हो गई, इसकी वास्तविक गहराई हो गई, और स्मॉल h जो है वो क्या हो गई, इसकी आभासी गहराई हो गई, ठीक है। अब इसी के अंदर एक परिभाषा आती है, और वो क्या है हमारे पास में, अभिलंब विस्थापन। इसी में एक परिभाषा आती है, वो क्या है हमारे पास में, अभिलंब विस्थापन। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभिलंब विस्थापन को भी स्मॉल d से दर्शाते हैं, और इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखो हमारे पास में है ना, अभिलंब विस्थापन क्या होता है इसके बारे में हमें चर्चा करनी, ठीक है। इसके बारे में देखने से पहले आप एक बात देखना, जो बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अभिलंब विस्थापन में काम में भी आ जाएगी हमारे। आपने बोला है कि ये जो डायग्राम, इससे आपने बोल दिया है कि वास्तविक गहराई ज़्यादा होती है, और पेंदा ऊपर उठा दिखाई देने के कारण से इसकी गहराई हमें कम प्रतीत होती है, ठीक है। लेकिन एक बात आप देखना, जैसे आपने यहाँ पे इसके अंदर क्या भर रखा है, जल भर रखा है, कुछ भी द्रव भर रखा है कोई, और उसका अपवर्तनांक आपने क्या ले लिया, इस पात्र में भरे हुए द्रव का अपवर्तनांक आपने क्या ले लिया, स्मॉल n ले लिया। और ये जो स्मॉल n होता है इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल n के लिए सूत्र क्या होता है, वास्तविक और आभासी जो गहराई होती है उनका अनुपात, वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई, ठीक है ना। वास्तविक व आभासी गहराइयों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, पात्र में भरे हुए द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। वास्तविक व आभासी गहराइयों का अनुपात पात्र में भरे द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होता है, और इस अपवर्तनांक को हमने यहाँ से स्मॉल n से दर्शा रखा है, ठीक है। तो हमने बोला है कि वास्तविक व आभासी गहराइयों का जो अनुपात है स्मॉल n के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप देखो स्मॉल n बराबर वास्तविक गहराई क्या होगी, कैपिटल H बट्टा
आभासी गहराई हो गई स्मॉल h, तो यहाँ से स्मॉल h का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, कैपिटल H अपॉन में n। ठीक है, अब आगे अगर अपन देखें यहाँ से क्या होगा और किस रूप में होगा, तो अब देखना आप, अभिलंब विस्थापन क्या होता है। अभिलंब विस्थापन क्या होता है, वास्तविक गहराई यानी कैपिटल H व आभासी गहराई यानी स्मॉल h का अंतर, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना, तो वास्तविक गहराई व आभासी गहराई के अंतर को क्या कहा जाता है, अभिलंब विस्थापन कहा जाता है। और इसे हम लोग स्मॉल डी से दर्शाते हैं। वास्तविक गहराई व आभासी गहराई के अंतर को अभिलंब विस्थापन कहते हैं और इसे स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्या कहा जा सकता है, स्मॉल डी बराबर क्या होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो यहाँ से आप देखिए कैपिटल H माइनस स्मॉल h का मान हमारे पास में क्या हो गया, स्मॉल h के लिए सूत्र हो गया कैपिटल H अपॉन में n। तो यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए h कॉमन लेने पे हमारे पास में क्या आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, इसमें से आपने h कॉमन ले लिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, h कॉमन लेने के बाद में, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में अभिलंब विस्थापन। ठीक है, जिसको आपने स्मॉल डी से दर्शाया था। तो पहली बात तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि द्रव से भरे हुए किसी पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है, क्यों दिखाई देता है, किसके कारण से, अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि अपवर्तन के कारण से इसकी गहराई ज़्यादा होते हुए भी कम प्रतीत होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने कहा था कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो अनुपात होता है वो पात्र में भरे द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से स्मॉल n बराबर हो गया कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। यहाँ से स्मॉल h का मान क्या आ जाएगा, कैपिटल H अपॉन n। अब आता है अभिलंब विस्थापन। तो इसके बारे में आपने क्या बोला था, वास्तविक गहराई व आभासी गहराई का जो अनुपात है इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब विस्थापन कहते हैं। द्रव से भरे हुए किसी पात्र के लिए वास्तविक गहराई व आभासी गहराई के अनुपात को अभिलंब विस्थापन कहा जाता है, इसे स्मॉल डी से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये जो स्मॉल डी है अभिलंब विस्थापन, इसके लिए व्यंजक जो है वो आपने यहाँ से देख लिया भाई, कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया, और इस स्मॉल h का मान जो है वो आपने यहाँ से लिख दिया कैपिटल H अपॉन में n, इसकी जगह आपने लिख दिया। यहाँ से आप h कॉमन ले सकते हो कैपिटल H, तो क्या बच जाएगा, कैपिटल H कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, ये हमारे पास में अपवर्तन के दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में अपवर्तन पे आधारित कुछ घटनाएं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा वायुमंडलीय अपवर्तन के भी कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो क्यों। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, क्यों, इसका कारण भी क्या होता है, देखो। तो इन बातों पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन पे जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और उससे तब तक के लिए आपको ये पढ़ना है। बीच में एक टॉपिक हमने छोड़ दिया आपके नोट्स के हिसाब से, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो मैंने जानबूझकर छोड़ा है, पहले मैं ये बताना चाह रहा था आपको इसलिए। ठीक है, हालांकि इन टॉपिक्स का और उसका कोई संबंध नहीं है आपस में। ठीक है ना, हालांकि वो महत्वपूर्ण भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपको आज जो बताया गया है वो आपको यहाँ तक का देखना है, उसके बाद में हम कल वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण कुछ शुरू करेंगे। धन्यवाद।